जी शमशुद्दीन भाई बोलिए। हाँ, कैसे हो इंतज़ार? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएँ? कहाँ हो? मैं अभी SF2 में हूँ, बताइए। हो गया क्लास? क्लास हो गया है, बस अभी मैं थोड़ा ऐसे ही टहल रहा था। वो आपको पता है कल सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने वाला है। उमर खालिद और शरीफ को मिलने की पॉलिटिकल सेक्टर है। जी। तो इसीलिए हम लोग बैठे हुए थे यहाँ पे SF2 लॉन में। तो आइए बैठते हैं, बात करते हैं क्या है। अच्छा, आप लोग लॉन में हैं SF2 के? हाँ, हम लॉन में और भी लोग हैं। किसी को डिस्कस कर रहे थे, आप ही आ जाइए। ठीक है, आते हैं हम, 2 मिनट रुकिए। वो अपने लोग आपके अंदर प्लान करेंगे हिंसा भड़काने के लिए, कभी बस जलाने के लिए। आप लोगों से अपील, अगर ऐसा कोई आदमी ऐसा कोई दिखे, उस आदमी को आप प्लीज आइसोलेट कर दीजिएगा, अपना आंदोलन खराब मत होने दीजिएगा। अगर वो डंडा लेकर आएंगे तो हम तिरंगा लेकर आएंगे। आपके इम्तिहानात भी बढ़ेंगे, आपको और इम्तिहानों से गुजरना पड़ेगा। आपको भड़काने आएंगे, अफरा तफरी करवाने आएंगे, दंगा करवाने आएंगे। आपको पत्थर नहीं उठाना है, ये बस याद रख लीजिए। अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है उसको पकड़ के कोने में करेंगे, उसका हिसाब पुलिस करेगी। समझ रहे? उनको लगता है कि शायद इस बार जो है कम से कम बेल तो दे ही देना चाहिए कि एक लंबा वक्त हो गया है और सुप्रीम कोर्ट जो है में ये दोबारा वापस सुनवाई पहुंची है। तो उनको लगता है कि शायद इस बार जो है सुप्रीम कोर्ट ज़मानत दे दे और हमें उम्मीद है कि इस बार तमाम लोगों को जो है ज़मानत दे। आपको बहुत लोगों को लग सकता है कि शायद उन्हें मिल जाए बेल, लेकिन मुझे लगता है कि आज जिस दौर में हम जी रहे हैं बहुत मुश्किल है कि उन्हें बेल मिले, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से एक अटैक तो उन पे किया ही जा रहा है। मुझे तो नहीं लगता है कि उनमें से कोई भी आ रहा है। 6 साल भले ही हो गए हैं, 6 साल चाहे और ज़्यादा हो जाए, मुझे नहीं लगता है कि वो लोग आ रहे हैं जल्दी से। And today, the top court of the country denied bail to Sharjeel Imam and Umar Khalid. Has refused to grant bail to Umar Khalid and Sharjeel Imam. Even as Umar Khalid and Sharjeel Imam continue to stay in jail. हमें दिल्ली जाम करना है, हिंदुस्तानी मुसलमान शहरी है, हमें शहरों में जाम करना है। आप आगे, हाँ सारे शहर, क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? जोर से बोलो, आजाद देश में, ऊंचा बोलो, तुम भी बोलो, तुम भी बोलो, इधर से बोलो, उधर से बोलो, आजाद देश में, आजाद देश में, बीजेपी से, RSS से। उमर बचपन से बड़ा ही फर्माबरदार बच्चा था और शुरू से ही उसके अंदर रहमदिली बहुत ज़्यादा थी। लेकिन बचपन में उमर गालिबन 5 साल के होंगे, उस वक्त बाबरी मस्जिद का हादसा हुआ था और आज भी उनको उसकी यादें उनके जहन में ताज़ा हैं। बच्चे कितना असर लेते हैं वो इसकी ये मिसाल है उमर की कि उनको बहुत ज़्यादा उनका असरअंदाज हुआ वो वाक़या। और जब वो ग्रेजुएशन में थे उस वक्त बटला हाउस एनकाउंटर हुआ। बटला हाउस एनकाउंटर ऐसा था कि शायद वो ही उसके लिए एक एक्टिविज़्म में जाने का बहुत बड़ा सबब बना। इसीलिए उन्होंने फिर बस अब ये तय किया कि पढ़ाई और पढ़ाई के साथ साथ मज़लूमों के लिए जहाँ तक भी हो सकता है वो अपना वक्त लगाएंगे और उनके लिए आवाज़ बनेंगे।
उमर खुद ही आ रहा था एक मुस्लिम गhetto से। तो जो हम लोगों के लिए कुछ सारी चीज़ें हम जान के, बातचीत करके, पढ़ के सीखते हैं, एटलीस्ट ऑन द क्वेश्चन ऑफ माइनॉरिटी क्वेश्चन, मुस्लिम विच हंटिंग, गेटवाइजेशन, ये सारी चीज़ें के साथ वो वाकिफ़ था क्योंकि वो खुद ही जामिया से आता था। वो अपने आसपास वो दहशत देखा था, किस तरीके से एक कम्युनिटी को एक इस्लामोफोबिक लेंस से टारगेट किया गया, किस तरीके से उसका ब्रांडिंग किया गया, मीडिया में उसका किस तरीके का प्रचार था, इस सारी चीज़ों से वो वाकिफ़ था। उमर का पहले से ये था कि ये जिम्मेदारी हम लोगों की है कि हम जिस लोगों के टैक्स के पैसे से पढ़ रहे हैं, उन लोगों की हकीकत, उन लोगों का जो स्ट्रगल है, उन लोगों का जो प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में बात करें, उसको सुधारने की बात करें, डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछें। That's what I was telling. He's not listening. The guy. Who is he? उमर को विचहंट किया गया मीडिया के द्वारा, टाइम्स नाउ और तमाम सारे चैनल ने वो किया। तमाम सारी चीज़ें जो बिल्कुल बेबुनियाद हैं उसको उसके बारे में बोली गई। तो उस समय में भी आपको याद रहेगा कि जेएनयू में हम अरेस्ट हुए, कन्हैया अरेस्ट हुआ, उमर अरेस्ट हुआ। एक बहुत ही कंसर्टेड अटेम्प्ट मीडिया के द्वारा था। तो उस वक्त पे जिस तरीके से मीडिया में भी उमर के चेहरे के ऊपर खास करके लाल लाल बॉर्डर लगा के उसके बारे में कि वो पाकिस्तान गया है, वो इधर गया है, उधर गया है। मैंने मीडिया में आके ये कहा कि ये बहुत ही गलत नैरेटिव आप लोग खड़ा कर रहे हैं। जिस आदमी के पास पासपोर्ट नहीं हो पाकिस्तान कैसे गया, और ये इस तरह की कॉलें आप बता रहे हैं, ये तो इम्पॉसिबल है। वो मीडिया ट्रायल जो है उमर खालिद का, एक्सक्लूसिवली उमर खालिद पे जो अटैक किया गया कि कन्हैया कुमार को, अनिर्बान को और पूरी 10-12 लोगों की टीम थी उनको बिल्कुल छोड़ के सिर्फ ये 3 लोगों पे फोकस किया गया, और 3 लोगों में भी उमर खालिद पे ज़्यादा फोकस किया गया। आप अंदाज़ा लगाइए कि जब ये लोग उमर खालिद और अनिर्बान स्पेशल सेल में मौजूद थे, तो अनिर्बान को ये ऑफ़र दिया गया बार बार कि आप गवाह बन जाइए, बाद में आप गवाह, ये तो मुसलमान है, हम इसको वो कर लेंगे। और आप देखिएगा कि जो अभी जो कुछ हो रहा है इस वक्त में, यानी 2020 के वाक़े को बुनियाद बनाकर जो लार्जर कंस्पिरेसी केस के नाम पर चीज़ शुरू हुई है, उसमें भी आप देखिए, उसमें तो काफ़ी लोग थे, मुसलमान भी थे, गैर मुस्लिम भी थे, जो CAA NRC की तहरीक में शामिल थे, लेकिन उन सब को छोड़ दिया गया, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया गया। और अब मुसलमानों में से भी, अब आप ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखेंगे तो उसमें से भी 2 लोगों को खास तौर पे उमर खालिद और शर्जील इमाम को एक्सक्लूड कर, यानी एक्सक्लूसिवली टारगेट किया जा रहा है। गांव में अरुणाचल, असम, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, जहाँ तक मुझे याद है, 4 स्टेट से पुलिस आए थे और उनकी पूरी टीम आई हुई थी। ये लगभग 4 बजे, 5 साढ़े 5 की बात होगी सुबह की। और सुबह लगभग फजर की अजान के पहले लगभग 4, साढ़े 3, 4 बजे के आसपास मेरे दोस्त के घर पे रेड मारा उन्होंने और मुझे उठाया उस दिन सबसे पहले। उसके बाद यहाँ से गाड़ी वाड़ी पे बैठा के लगभग 50-60 पुलिस वाले होंगे, कमांडो वामांडो, और वो सारे उठा के यहाँ से हमको ले गए। और यूं ही एक खुले मैदान में उन्होंने मतलब आँख पे पट्टी वट्टी बांध दी और बोला दौड़ो वगैरह, इस तरह की चीज़ें की। मतलब वो एक तरह से एक इनकाउंटर फ्रेमिंग का एक मतलब कहते हैं ना, वो पूरा दिखाने की कोशिश कर रहे थे ताकि हम परेशान हों और ये सारी चीज़ें हैं जो भी वो उनके सवालात हैं कि शर्जील कहाँ है, क्या है, कैसे है, उन सारी चीज़ों का जवाब दें। यहीं पर लाया था उन्होंने। उसके बाद वही बोलने लगे, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, बोल रहे हैं दौड़ो और वगैरह, गाली बक रहे हैं। उसके बाद बोल रहे हैं कि आंखों पे पट्टी बंधी है तो एहसास भी नहीं हो रहा कि दुनिया में आसपास चल क्या रहा है। मतलब एक बिल्कुल कह सकते हैं अंधेरा कमरे में जैसे खड़े हैं वैसा महसूस हो रहा था। और वो बोल रहे दौड़ो, पता नहीं चल रहा, कहीं संभल रहा हूँ, कहीं उठ रहा हूँ, उसी हालात में बोल रहे दौड़ो। फिर लास्ट में जहन में क्या आया अल्लाह बेहतर जाने, तंग आके हम जाके वही टीले पे बैठ गए। उसके बाद बोलते हैं भाग नहीं तो गोली मार दूंगा वगैरह सारी चीज़ें। तो मैं ठीक है जो करना है करिए आप, हम भागेंगे नहीं, ये हमने बोला। तो जब ये सुना तो फिर और गाली बकते आए पास में और मुंह में पिस्टल
कॉक कर दिया, उसके बाद बोले मार दें वगैरह, गाली बकरें गंदी गंदी। क्या ही डर था, अब जब मुंह में पिस्टल कॉक किया था तो बस वही एक बार लगा कि आज जाना है तो ठीक है जाएंगे। अब एक तो हमारा एक चीज़ अकीदा बहुत पक्का है, ठीक है हर इंसान दुनिया में कुछ गलतियाँ करता है, अच्छी बुराई, ईमान की कमी, सारी चीज़ें होती है, कहीं ना कहीं इंसान से गलतियाँ होती है, बट एक चीज़ पे बड़ा मुकम्मल ईमान है कि मौत बरहक है। तो जब मुंह में पिस्टल कॉक किया तो आंख बंद किया, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिए। हम बोले अब मरना होगा तो कम से कम आखिरी वक्त तो अल्लाह को याद करके मरे, कुछ गलती होगी तो अल्लाह कम से कम गुनाहों से निजात देंगे। बहुत सारे मामलों में मेरे भाई से इख्तलाफ हैं, मतलब कोई बात हो गई तो उस पर मेरा थॉट प्रोसेस कुछ और है, उनका थॉट प्रोसेस कुछ और है, वो सारी चीज़ें होती है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जहाँ बॉन्डिंग की बात की जाएगी तो जाहिर सी बात है कि ही कैन डाई फॉर मी, आई कैन डाई फॉर हिम। शर्जील भी ही डोंट एक्सप्रेस हिज इमोशंस मच, वो अपना दर्द बताता नहीं ज़्यादा भाई साहब भी, तो इसलिए हमको नहीं, हमसे भी नहीं बताता, जैसे हम भी शर्जील से नहीं बताते। ये मतलब बहुत है कीप इट टू आवरसेल्फ। ये हमारे वालिद थे कि परेशान कितना भी हो वो अपने अंदर रखते थे और ही जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट एंड लाइक सारी चीज़ें कैसे एक लाइन पे लाई जाए, वो सारी चीज़ें वालिद साहब भी करते थे। वो असर शायद हम दोनों में उनके जीन्स का। वहाँ पे जब अरेस्टिंग का मामला था तो एक हमारे रिलेटिव ही आए, मेरे खालू आए वहाँ से पटना से। तो हालत ये था कि लोगों से जब वो एड्रेस पूछ रहे थे, वो फर्स्ट टाइम आए थे, तो एड्रेस पूछ रहे थे कि भाई अकबर इमाम साहब का घर कहाँ पे, घर कहाँ पे। मतलब वो हिंदू मुस्लिम पूरा गांव घूम गए, किसी ने उनको घर नहीं बताया, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि कोई ना कोई आईबी वाला है या कोई फोर्स से है तो फिर जाके तंग करेगा ही करेगा, इसलिए कोई घर ही नहीं बताते थे। तो ये हाल था, अक्रॉस कम्युनिटी किसी ने घर नहीं बताया। लास्ट में वो कोई बेचारा शरीफ आदमी, सीधा आदमी मिल गया, उनसे पूछा घर कहाँ है, तो उसने रास्ता घर तक लाके पहुंचा दिया। तो बोला उन्होंने कि हम रिश्तेदार हैं, हम पुलिस से नहीं है वगैरह, तब जाके घर पहुंचाए हैं। लोग बचपन से जान रहे हैं, कितने गैर मुसलमान हो सबके गोद में खेल चुके हैं शर्जील, तो उनके लिए वो आज भी एक बच्चा है जो कहीं ना कहीं इस हकीकत को जानते हैं कि वो एक गलत इंसान नहीं हो सकता, और कहीं ना कहीं वो इस बात को बहुत बेहतर जानते हैं कि शर्जील की जो थॉट्स है वो मतलब लोगों के उद्धार के लिए है, उनके कह सकते हैं देश या कह सकते हैं किसी इंडिविजुअल की बुराई के लिए नहीं। बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट आ गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस वक्त जब पूरी कम्युनिटी के बड़े लीडर्स मुस्लिम कम्युनिटी को सब्र करने की हिदायत दे रहे थे और ये कह रहे थे कि कोई बात नहीं है, वी शुड एक्सेप्ट व्हाट हैज़ बीन प्रोनाउंस्ड। शर्जील भाई वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल जिन्होंने न सिर्फ मजम्मत करी उस वर्डिक्ट की, बट एक प्रोटेस्ट भी मोबिलाइज कर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज करा। तो इट स्पीक्स अ लॉट टू हिज करेज, इट स्पीक्स अ लॉट टू हिज एबिलिटी टू लीड द कम्युनिटी कि हमको सिर्फ डरना नहीं है, हमको जहाँ पर हम डिससेटिस्फाइड हैं, जहाँ पर हम खुश नहीं हैं, अपनी नाराज़गी को बुलंद आवाज़ के साथ दर्ज भी करना है। एंड दिस इज़ व्हाट शर्जील भाई डिड थ्रू आउट। This is why Shaheen Bagh was also such a big success. And जब शाहीन बाग के रेसिडेंट्स प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पे उतरे, दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू, दे डिड नॉट नो कहाँ जाना है, क्या करना है, किससे बात करनी है। वहाँ पर शर्जील इमाम और आसिफ मुश्तबा ने क्राउड को संभाला, उनको ये समझाया कि हमको यहीं पे बैठ जाना चाहिए, इस नेशनल हाईवे को ब्लॉकेट कर और अपनी डिमांड्स को एक पीसफुल तरीके से स्टेट के सामने रखना चाहिए, गवर्नमेंट के सामने रखना चाहिए कि ये एक्ट, ये बिल हमको बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, हम इसके साथ कभी नहीं खड़े हो सकते हैं, आपको इसको वापस लेना ही पड़ेगा। एंड दैट इज हाउ शाहीन बाग केम इनटू एग्जिस्टेंस। पहला कन्वर्सेशन शर्जील से 14 दिसंबर 2019 का है। एक हाना आरेंट एक जर्मन फिलोसोफर है जिसको मैंने कोट भी किया था कि इफ यू आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड एज अ ज्यू, फाइट लाइक एज अ ज्यू, नॉट एज अ चैंपियन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। अगर आपको इस वजह से मारा जा रहा है कि आप मुसलमान हैं, तो इस वजह से लड़िए कि आप मुसलमान हैं। जब सरकार आपको डिस्क्रिमिनेट करने का बेसिस रिलीजन बनाती है, तो उस डिस्क्रिमिनेशन से लड़ने का बेसिस रिलीजन क्यों नहीं हो सकता? शर्जील और हमारा एकदम कनेक्ट हुआ इसी चीज से। तो मैं मानता हूँ शर्जील का जो रोल कनेक्ट लोग करते हैं या कन्फाइन करते हैं शाहीन बाग से, शर्जील का आइडिया इससे कहीं बढ़ के है। शर्जील वो शख्स है जिसने ये डिसीजन लिया
IIT से JNU आया अपनी जॉब छोड़ के, ताकि वो इस पे रिसर्च करे कि जो हिंदू मुस्लिम राइट्स जो मैन्युफैक्चर होते हैं इस मुल्क में, उसका रियल कॉज क्या है। बाबरी मस्जिद का जो जजमेंट है उस पे एक पिटिशन बनाना, उसको पैन इंडिया में फैलाना, लोगों को बोलना कि ये जजमेंट एक क्लासिकल एग्जाम्पल है मेडिटेरेनियन टायरनी का। जब शजील JNU से आए थे शाहीन बाग, तो कोई कपड़ा नहीं लेके आए थे, वो एक सेट ऑफ क्लोथ जो पहना था शजील ने वही पहन के आए थे। और उसके बाद चूंकि शाहीन बाग का मूवमेंट इतना बड़ा था, 1 मिनट की फुर्सत नहीं थी कि वो JNU जा सके। तो वो मुझे याद है कि हमारे किसी दोस्त के कुर्ता, किसी का पजामा, किसी का जैकेट, ये एक आदमी को देखिए जितना बड़ा मूवमेंट लीड कर रहा है, उसको फिक्र नहीं है अपने सामान की, उसको फिक्र नहीं कि मुझे JNU जाके बेसिक चीज़ें लेके आनी है। तो उसका जो पैशन था वो रिमार्केबल था, लोग इसी से कनेक्ट करते थे। इन 6 सालों में 7 सालों में बहुत सारे स्कॉलर से मैं मिला हूँ। स्कॉलर तो स्कॉलरली बात बहुत करते हैं, किताब में उनको थ्योरी बहुत मालूम है, लेकिन बहुत ही रेयर स्कॉलर्स होते हैं जो ग्राउंड पे कनेक्ट होते हैं। शर्जील JNU में स्कॉलरली टॉक भी कर रहे हैं, शर्जील शाहीन बाग में सड़क पे भी बैठे हैं, शर्जील शाहीन बाग सड़क पे सो रहे हैं, शर्जील मासेस को कनेक्ट कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमको समझनी पड़ेंगी कि why did the state go after Sharjeel Imam? The state went after Sharjeel Imam because he was an articulate Muslim who was unapologetic, who was very clear in what systemic problems the Muslim community is facing, and he had an idea of how to go about it, how to tackle these problems, and how to realize the aspirations of the Muslim community. जी अस्सलाम वालेकुम। जी अम्मी निकल गए? नहीं हबीब भाई हैं और मेहरबान हैं, रहीम भाई। अहमद 12 बजे आएगा, 11:30। तो उस टाइम लेट हो रहा था तो तैयार हो रहे थे हम। हाँ नहीं देखा अभी। और ये बोल रहे हैं कि टाइल्स वाला 2 घंटे में आ रहा है। अब कल हम आ ही जाएंगे ना। मोटा मोटी ठीक है, ठीक। अल्लाह हाफ़िज़। देखिए हम सच कहें तो हमें उम्मीद थी कि बेल हो जाएगा, लेकिन शर्जील भाई पहले भी 50-50 थे। अल्लाह जाने क्यों, मतलब क्या उनको लग रहा था। उन्होंने बोला था कि बहुत सारी चीज़ें बोली कि ये करो वो करो। बोला अब तो आ ही रहे हो, क्या करना है, 15 दिन बाद कर लेना आप। तो बोले नहीं बेल डिनाई भी हो सकता है, तुम तैयारी में रहो, ये काम करना है वो काम करना है, सारी चीज़ें। तो ही वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द, कह सकते हैं मतलब नेगेटिव ऑर्डर 2। बट ठीक है, हमको उम्मीद थी कि अब कितना ही मतलब अन्याय करेंगे और कितना ही जुल्म की इंतहा है कि मतलब एक लड़का जो कि जेल में है, जो दंगा हो रहा है, और उसको आप जेल में कॉन्स्पिरेटर बताते हैं। तो ये तो बहुत ही हास्यास्पद है, मजाका वाली चीज़ है। लेकिन चलिए, एक्सपेक्टेशन थी कि बेल होगी, पर नहीं हुआ। जब कोर्ट में जा रहा था मैं, तो जितने मीडिया के लोग मिले वो सब मुबारकबाद दे रहे थे, कह रहे मिठाई लाइए कि अब तो बेल मिलने वाली है आज। लेकिन बहरहाल तो वो बहुत मायूसी हुई कि भाई अदालत ने जिस अंदाज का फैसला दिया है वो हिंदुस्तान की तारीख का बिल्कुल नादिर फैसला है। एक वो नैरेटिव था जो स्पीच को लेकर के कि खाली स्पीच के वजह से अंदर है, वो क्लैरिटी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ही है, जिसमें लिखा है कि शर्जील इमाम टॉक्ड अबाउट द चोकिंग ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही लिखा है, और ये चीज़ भी हम आज रखने वाले हैं, क्योंकि हम अभी रिसेंटली देखें कि वो एक सांसद हैं जो कांग्रेस के, नाम हम भूल रहे हैं, उनसे पूछा गया ऑन एयर कि शर्जील इमाम की स्पीच को आप कैसे डिफेंड करेंगे। तो उनके पास जवाब ही नहीं कि भाई कोर्ट उसको बोल रहा है डायरेक्टली, तो आप कौन होते हैं इस चीज़ को। या अगर आप सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मान रहे हैं कि शर्जील इमाम को भी अंदर होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला भी तो मानिए, वो रीडिंग भी तो मानिए जिसमें उन्होंने बोला कि चोकिंग की बात कर रहा है, काटने की बात नहीं कर रहा है। यानी मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की तारीख में मुसलमानों की सबसे कामयाब और मास मूवमेंट अगर कोई थी तो CA-NRC मूवमेंट। तो इनको लगा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो इनको सबक सिखाना चाहिए। तो ये जो 2020 का में दंगों से जोड़ के इन लोगों को साइलेंट कंस्पिरेसी और वगैरह में फंसाने की कोशिश की गई, और इतनी लंबी चार्जशीट बनाई गई कि ये लोग पूरी ज़िंदगी ही उससे निकल ना सके। 30,000 पन्नों की चार्जशीट है, और उसके अलावा 900 गवाहें हैं,
विटनेसेस हैं इसके अंदर, तो आप अंदर लगाइए कि कितना लंबा प्लान किया है वो, यानी जिन लोगों ने भी ये बनाया है, कितना लंबा प्लान किया है कि पूरी ज़िंदगी इनका ये केस लड़ते लड़ते ही निकल जाए। तो आप देखिए कि अब वो, हालांकि उसमें कोई दम नहीं है, पूरी चार्जशीट को आप उठा कर देखिए, सिवाय कहानियों की लली फलाई की दास्तान है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है उसके अंदर। जो इतनी भारी मोटी चार्जशीट है, उसमें कहीं पे उन्होंने ये नहीं दिखाया है कि these people were actually using CAA as a ruse or that they want an Islamic State. This is just a bald political allegation. So there are many gaps in the charge sheet. अगर आप चार्ज शीट को पढ़ें तो ये भी नहीं साफ है कि वो अलेज क्या कर रहे हैं, क्या मास्टरमाइंड किया इन लोगों ने, क्या कॉन्स्पिरेसी थी, ये कैसे जानते थे कि इनके प्रोटेस्ट करने से दूसरों को इतना गुस्सा आएगा कि वो आके अटैक करेंगे। इसी चार्ज शीट में जो MLCs हैं, मेडिको लीगल रिपोर्ट्स, they're mostly Muslims who were injured. The arson, the loss of property again is significantly Muslim. The deaths are significantly Muslim. So then who's the person who either got incited or got provoked? How are they linked to the protests? That is not clear. और जब तक आपका केस coherent नहीं है, for the court to then rely on it and say that this is a serious terror offense is, to my mind, arbitrary. They haven't connected the dots at all. अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ नहीं है इंशाल्लाह। हमारी परेशानी सिर्फ ये है कि हमको जुडिशरी से ये तवक्को नहीं थी कि जुडिशरी इस हद तक इतना वो चले जाएगी लेवल पे। तो बाकी तो जहाँ तक वो हुकूमत का रवैया है, पुलिस का रवैया है, वो तो बहुत गैर माकूल है, पहले से मालूम था। वालदा का भी मामला ऐसा है कि वो इस तरह की चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होती। उनकी परेशानी सिर्फ ये है जेल के अंदर सर्दी का मौसम है और हवा आती है, चारों तरफ से खुला हुआ है और कपड़े गर्म कितने रखने का मौका होता है, कंबल एक दिया जाता है, उससे काम चलने वाला नहीं है। मतलब आँख खुलते ही सबसे पहला ख्याल जो है वो उमर का ही आता है, और रात को सोने के वक्त तक भी हम जाहिर है कि कितने कंफर्ट में और सब हैं। बहुत दिनों तक कभी उमर ने, अभी भी वो जेल में भी अपनी तकलीफ़ों का या किसी के बारे में हमसे बताते नहीं हैं और हमें तसल्ली देते हैं, लेकिन पैरोल पे आए हुए थे तो किसी बात हुई तब हमें पता चला कि स्पेशल सेल में पैर में उनको जंजीर बांध के रखा जाता था। इसमें कौन अकाउंटेबल है, किससे पूछा जाए, किससे इंसाफ की गुहार लगाई जाए? ये बात गौर फरमाने वाली है कि जो स्पीचेस के लिए FIR हुए थे, 5 अलग अलग FIR हुए थे 25 और 26 जनवरी 2020 को। उन 5 FIR में बेल मिल चुकी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये क्लियरली बोला था कि शर्जील इमाम ने किसी को भी हथियार उठाने के लिए नहीं कहा, उसने वायलेंस का कॉल नहीं दिया और ये बोल के बेल ग्रांट की गई। और इस FIR 59 में, जिसमें अभी ये कस्टडी में है, उस केस में भी ये सारे लोग मिस कर जाते हैं देखना कि ये FIR हुई थी दिल्ली दंगे के लिए, कि दिल्ली दंगे की कॉन्स्पिरेसी इन लोगों ने की। दिल्ली दंगा हुआ था फरवरी के एंड में 2020 और शर्जील इमाम इस स्पीच के FIR में 28 जनवरी 2020 से कस्टडी में है। 11 फरवरी को भी शर्जील इमाम जेल में था। तो ये कहना कि या तो स्पीचेस के वजह से इसके बेल डिनाई की गई है या फिर क्योंकि इस तरीके की डिवाइसिव बयान इन्होंने दिए थे इसलिए बेल डिनाई किया गया, ये सब गलत है। अगर कोई भी इंसान उनकी वो पूरी स्पीच सुनेगा, इट वुड बी वेरी क्लियर व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। ही इज टॉकिंग अबाउट चक्का जाम, विच इज़ नॉट सेडिशन, विच डज नॉट अमाउंट टू UAPA. इट्स अ डेमोक्रेटिक मोड ऑफ प्रोटेस्ट, बट स्टिल द स्टेट criminalized him. And what is more disappointing is that the civil society, the secular parties, the left liberal parties, they supported state's criminalization. इस बयान को ऐसे पेश किया गया कि शर्जील ने असम को भारत से काटने की बात की है, लेकिन अगर आप इसके पूरे बयान को देखिए तो कुछ और पता चलेगा। The speech is about 40 minutes long, and if one listens to the entire thing, it's quite clear that he is calling for a chakka jam. And शर्जील इमाम ने हर जगह अपने हर स्पीच में, अगर आप कोई भी स्पीच उठा के देख लें तो शुरू से ये कहा है कि मॉडल चक्का जाम होना चाहिए, डिसरप्टिव चक्का जाम होना चाहिए, कि चक्का जाम करने से अगर
उनका कहना है कि कोई एक मोड ऑफ प्रोटेस्ट है जिससे कुछ अचीव किया जा सकता है कंस्ट्रक्टिवली, और वो अगर इलीगल नहीं है तो आई डोंट थिंक कि इसको किसी भी और नज़रिए से देखना चाहिए। अब करना क्या है? जो बातें मैंने बोली आप अपने हॉस्टल में बोलिए कि हमें चक्का जाम करना, ठीक है? अगर हम सड़क जाम कर रहे हैं और आप मदद करना चाहते हैं तो खूब आइए, खैर मकदम है आपका कि हम रास्ता नहीं बंद कर रहे हैं, सड़क बंद कर रहे हैं, ये हाईवे जाम है, इस रोड को हम तब तक जाम रखेंगे जब तक हमारी हैसियत है। कभी भी किसी भी स्पीच को पूरे कंटेक्स्ट में देखा जाता है। अगर ये 1 घंटे 5 मिनट की स्पीच है तो आप इसमें से सिर्फ 39 सेकेंड्स को अलग से देखें और बाकी के स्पीच को अलग से देखें तो ये सही बात नहीं है। देखिए, हम विक्टिम नहीं, ये हकीकत है कि मैं बताऊं मैं विक्टिम नहीं हूं। विक्टिम यहाँ पर नजीब हैं जिनके साथ जुल्म हुआ है। विक्टिम उसको कहते हैं कि जिसके साथ कहीं ना कहीं ऐसा हादसा हो जाए जिसके लिए वो तैयार ना हो। हम पहले दिन से तैयार हैं। जिस दिन हम सड़क पे उतरे हैं, हमारे शर्जील भाई हो, हम हो, या हमारे जैसे हजारों स्टूडेंट्स हो जिन्होंने अपने, किसी ने आंखें खोई, किसी का हाथ टूटा, किसी का पांव फटा, सर फटा, कितनों ने बच्चे खो दिए, तो वो पहले दिन से तैयार हैं सड़क पे जिस दिन उतरे हैं कि हम इस तानाशाह सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने जा रहे हैं अपने हुकूक के लिए। तो वो पहले दिन से तैयार हैं और जब लड़ाई अब लड़ने उतरते हैं अपने हक के लिए तो आप विक्टिम नहीं, आप अपने हक की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। मैं आज तक 6 साल में कभी मीडिया में नहीं आया, मुझे लगता है ये पहली बार मैं आपसे रूबरू हूँ, क्योंकि मैं कभी अपने आप को एक विक्टिम के तौर पे देखना ही नहीं चाहता, ना ये शर्जील इमाम चाहते हैं। अगर आप देखेंगे कि जिस तरह का मुकदमा कायम किया गया है शर्जील इमाम पर या उमर खालिद पर या और दूसरे लोगों पर, उसको देखकर आपको हंसी आएगी कि इनके सबूत में जो चीज़ें पेश की जा रही हैं उस पर 153 का सीआरपीसी के दफा 153 भी लग नहीं सकती, लेकिन उस पर अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट लगा दिया गया। When you say कि ये सब टेरर एक्ट हो सकता है, right? That the government, the state will decide, the prosecution will decide. Then you're bypassing precedent from the Supreme Court. There are judgments upon judgments. बार courts ने ये कहा है कि a protest march or a dharna or a band is at best a public disorder. You know, you can apply IPC sections. आप 144 लगा दीजिए, आप अनलॉफुल असेंबली में पकड़ लीजिए लोगों को, राइटिंग में भी पकड़ सकते हैं लोगों को। ये टेरर एक्ट कैसे बन गया? और जब कोर्ट ये कहता है कि इट कैन बी अ टेरर एक्ट, तब आप पूरा इख्तियार दे रहे हैं गवर्नमेंट को, स्टेट को, कि वो डिस्क्रेशनरी पावर अपना ये करे, वो कहे कि हम इसको मानेंगे टेरर एक्ट, इसको नहीं मानेंगे टेरर एक्ट। दो मार्च को हम गए, बाकायदा हम यानी कमीशन के एक पूरे वफ्द के तौर से गए, और फिर पुलिस वाले भी काफ़ी तादाद में हमारे साथ थे और दूसरे लोग भी, वहाँ के जो मकामी लोग थे वो भी साथ हो गए, पूरा एक समझ लीजिए जत्था। और जाकर के हमने तकरीबन हर जगह देखा जहाँ ये हुआ था, तो आँख से नज़र आ गया कि ये हुआ क्या है। मतलब मुसलमान का घर जलाया गया, तोड़ा गया, और साथ ही हिंदू का घर, उसे कुछ भी नहीं हुआ। मस्जिदें तकरीबन 19 या 21 मस्जिदें, इसमें नंबर पूरे हमने उसमें लिस्ट में दिया हुआ है। मस्जिदें तोड़ी गई, मस्जिदें जलाई गई, बल्कि मस्जिदें जो है ना ब्लास्ट की गई। देखिए कितने लोग रोज़ाना ही, बल्कि आजकल एकदम आम हो गया है कि जब देखिए कि एक आदमी निकलता है कि मुसलमानों का कत्लेआम करना है, उनका जेनोसाइड करना है, उनको ख़त्म करना है, इसके खिलाफ क्या केस नहीं होना चाहिए? कोई भी केस नहीं होता है। वो जो एक पिंकी मान ली कौन सा आदमी है, उसको गिरफ्तार किया गया, 4-5 दिन में उसको बेल मिल गई। यानी जो आदमी हज़ारों तलवारें तकसीम कर रहा है उसको तो 4-5 दिन में बेल मिल जाती है, और जिस आदमी ने कुछ किया ही नहीं है, यानी उमर खालिद और इसकी बात कर रहे हैं शर्जील की, तो अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ है। आप क्या इंतजार कर रहे हैं? 6 साल क्यों गुजर गया है? कौन सा इतना बड़ा केस है आपके पास कि आप उसका ट्रायल नहीं शुरू कर रहे हैं?
ट्रायल शुरू कीजिए। अब तक तो कोई भी ट्रायल होता, अगर डे टू डे होता तो 5-6 महीने में सब खत्म हो गया होता। दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि रेजिम चेंज चाहते थे, तो अगर रेजिम चेंज चाहते थे, अगर गवर्नमेंट बदलना चाहते थे, तो डेमोक्रेसी में तो ये होता है, ये सबको हक है। द चार्जशीट डजंट एक्सप्लेन व्हाई रेजिम चेंज इज अ प्रॉब्लम। वो बार बार कहते हैं रेजिम चेंज, रेजिम चेंज, रेजिम चेंज। इसमें इम्प्लिकेशन ये है कि आप वो करना चाह रहे थे जो श्रीलंका में हुआ, या जो नेपाल में हुआ, या जो बांग्लादेश में हुआ, कि आप वायलेंटली रेजिम चेंज करना चाहते थे। But there is no allegation, not one allegation, that any of the protesters targeted any government facility. ये तो आपने कहीं नहीं कहा है कि protesters ने एक बार भी government को या government facilities को violently target किया हो। ये तो आपका allegation नहीं है। Then what does regime change mean? They were doing dharnas, they were doing a protest, which is their democratic constitutional right. शर्जील हो, गुलफिशा हो, खालिद सैफी हो, इन तमाम सारे लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाहर बातें होती रहनी चाहिए। तो उसके लिए तब भी जेल का वक्त जो है, जो वो गुजार रहा है, वो मीनिंगफुल तभी होगा जब उसके बारे में नहीं, लेकिन मुद्दों के बारे में बातचीत जारी हो, और उस बातचीत के लिए उसका जेल जाना अगर एक टूल बन जाता है उस बातचीत को जारी रखने के लिए, देन दैट इज इम्पोर्टेंट। राइटर्स को तो उन लोगों ने छोड़ दिया, जो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके ऊपर ये तमाम सारी चीजें थोपा गया, और बिना कोई एविडेंस का मतलब इतना मनगढ़ंत एक केस, जो प्रशांत भूषण भी कुछ दिन पहले कह रहे थे, जो कोर्ट में एक दिन न टिक पाए, वो अभी 5 साल हो गए, ये तमाम सारे लोग अभी भी जेल में। उसका जो विछंटिंग हुआ, उसका असर वहां तक सीमित नहीं थी। हम लोग जेल गए, हम लोग जेल से वापस आ गए, लेकिन उमर कभी अपने नॉर्मल जिंदगी में वापस नहीं आ पाया। तो उमर को बेल हो भी जाती है, जब वो घर आ भी जाएंगे तो उनके लिए वो आज़ाद जिंदगी तो नहीं होगी। नॉर्मल लाइफ गुजारने लायक तो उन्होंने इन लोगों को छोड़ा नहीं कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे फ्रीली कुछ भी काम कर सकें, वो ऐसा उन्होंने रखा, छोड़ा ही नहीं है। बड़ा लंबा टाइम हो गया, हम लोग कोई सोचे भी नहीं थे कि कभी ऐसा भी हो सकता है। 6 साल, 7 साल, 8 साल लग जाएगा। नहीं, ये लोगों ने केस जिस तरह बनाया है ना, आप समझते हैं इनकी जिंदगी में केस का फैसला हो पाएगा? कभी नहीं। मेन आर्गुमेंट हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दोनों जगह यही था कि अब इतना डिले हो चुका है, डिले इन ट्रायल के बेसिस पे ही आप बेल ग्रांट कर दो। बट ये जानते हुए कि ट्रायल बहुत लंबा चलने वाला है, 1000 से ज़्यादा विटनेस आएंगे इसमें, 18 अक्यूज्ड हैं, बहुत टाइम लगेगा, हमें ये उम्मीद थी कि बेल दे देगा सुप्रीम कोर्ट, बट बेल ग्रांट नहीं किया गया। अब फिर 1 साल का कंडीशन लगाया गया कि 1 साल में अगर ट्रायल हो जाता है कंप्लीट तो ठीक है, वरना फिर आप फिर से अपना बेल रिन्यू कर सकते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है उनको देख के कि वो परेशान हैं या वो थक गए हैं। शर्जील भाई के बारे में मैं एक ये बात कहना चाहूँगी, इवन आफ्टर 6 years ऑफ इनकार्सरेशन, कोई कुछ भी कहे, उनका जहन आज भी आज़ाद है। एक तरह से सिर्फ इनकी पनिशमेंट है, और एक ख़ास कम्युनिटी के होने की पनिशमेंट है, और बोलने की पनिशमेंट है, सड़क पे आने की पनिशमेंट है, जबकि इन सब बातों की हमारे मुल्क में, हमारे कानून ने, हमारे दस्तूर ने हमको पूरी इजाज़त दी है। लेकिन आज ये हुकूमत समझती है कि ये इजाज़त और ये हुकूक सिर्फ एक कम्युनिटी के हैं, दूसरी के नहीं हैं। उमर का एक मतलब जो पिछले 5 साल में एक ठहराव भी आया है, जो हम देखते थे कि हम 2016 में बहुत कम समय के लिए हम लोग जेल में गए थे, लेकिन उस समय पे उमर का एक था कि कब बाहर निकलेंगे, तो वो बेचैनी थी। पिछले 5 साल में हम जितने बार जाके उससे मिले, हम ये महसूस किए हैं कि उसमें एक ठहराव है, वो चीज़ों को एक लंबे समय पर देख पा रहा है। एक हिस्ट्री का जो एक आर्क रहता है, उसमें उसको पता है कि हम सबका अभी जेल में एक किरदार है, और उस रोल को वो समझता है कि हमारा रोल अभी जेल में। हमेशा मेरी वालदा का कहना है कि अगर हम शायद मिलने जाएंगे तो शायद मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है कि हम उसको वापस छोड़ के आएंगे, क्योंकि जेल की एक सलाखों के पीछे अपने बेटे को छोड़ के आना किसी भी माँ के लिए, वो कह सकते हैं बहुत आसान काम नहीं है, इसलिए हमारी वालदा नहीं जाती हैं।
जिस दिन भाईजान जा रहा था सरेंडर करने के बाद और दिल्ली पुलिस के कॉल के हिसाब से अरेस्ट, तो उस दिन अम्मी ने बोला जाओ तुमको अल्लाह के हवाले किया, और वो अभी तक उसी पे स्टैगनेंट है, उन्हीं लफ्ज़ों पे कायम है कि हाँ मैंने उसको अल्लाह के हवाले किया, अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। फिर भी मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह बेहतर वो होगा उनके हक़ में। और इस सिलसिले में सूरह यूसुफ मेरे लिए बहुत ही मतलब मेरे दिल से करीब है और मेरे लिए बहुत बाइस सुकून है। तो इंशाअल्लाह ताला हमें नज़र नहीं आता अल्लाह की हिकमत, अल्लाह ताला हिकमत के साथ वो फ़ैसला भी आएगा कि वो हमारे साथ आकर मिलेंगे अल्लाहु अलैना इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अज्रल मुहसिनीन।